सो लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक दैट इज प्लेटो। इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सोक्रेटिस के बारे में हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा, जाना, समझा। अब बात करते हैं प्लेटो की। प्लेटो को समझने के लिए पहले हमें ये जानना होगा प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी कहा जाता है। ठीक है, ही इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। फादर ऑफ फिलॉसफी किसे कहा जाता है? सोक्रेटिस को। और फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी किसको कहा जाता है? प्लेटो को कहा जाता है। ही वाज एन आइडियलिस्ट थिंकर। आइडियलिज्म क्या होता है ये जो हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि हमें इन्हें आइडियलिस्ट हमने क्यों कहा। ठीक है, इनका भी मेजर फोकस किस पे था? व्हाट ऑट टू बी। ठीक है, इसी पे इनका भी मेजर फोकस था। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था रिपब्लिक। रिपब्लिक में यंग प्लेटो ने कुछ बातें कही थी जो कि काफी यूटोपियन थी, मतलब कि पॉसिबल ही नहीं है ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बीइंग यंग कही थी। लेटर ऑन उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी द लॉज करके। तो द लॉज में ये मैच्योर प्लेटो का था की फिलोसफी थी जिसमें उन्होंने प्रैक्टिकल अप्रोच अप्लाई किया। ठीक है, तो दो बुक्स का नाम याद रखना आपको, रिपब्लिक एंड द लॉज। ठीक है, रिपब्लिक यंग प्लेटो ने लिखी थी और द लॉज मैच्योर प्लेटो ने लिखी थी जो कि थोड़ी प्रैक्टिकल थी। ठीक है, और क्या था, इनको काफी इमेजिनेटिव, रोमांटिक एंड यूटोपियन थिंकर भी कहा जाता है प्लेटो को। ठीक है, इनको ये फिलोसफर शुड बी लाइक रूलर्स, द थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग। इन्होंने एक फिलोसफी दी थी, एक आइडिया दिया था फिलोसफर किंग का आइडिया कि एक ऐसा किंग होना चाहिए, फिलोसफर किंग होना चाहिए, उसकी क्या क्वालिटीज होंगी, ये सारी चीजें उन्होंने बताई थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। साथ में क्या है कि इनको कहा जाता है ओरिजिनेटर ऑफ टोटलिटेरियनिज्म एंड फासिज्म। क्रिटिसिज्म ऑन प्लेटो, प्लेटो को क्रिटिसाइज करते हुए ये बातें कही जाएंगी कि ही इज द बिलीवर ऑफ टोटलिटेरियनिज्म या फिर फासिज्म। ये भी कुछ कंसेप्ट्स हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, प्लेटोनिक, प्लेटोनिक, एंटी प्लेटोनिक, बट नेवर नॉन प्लेटोनिक। ये कहा जाता है कि आप प्लेटोनिक हो सकते हो, नॉन प्लेटोनिक हो सकते हो, बट प्लेटोनिक हो सकते हो, एंटी प्लेटोनिक हो सकते हो, नॉन प्लेटोनिक नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब क्या है कि आप आइडियलिज्म में बिलीव कर सकते हो, आइडियलिस्ट हो सकते हो, या फिर आप रियलिस्ट हो सकते हो, या फिर एंटी प्लेटोनिक से मतलब है आप आइडियलिज्म में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हो, ऐसे हो सकते हो। मतलब इस तरीके से आप हो सकते हो, लेकिन आप नॉन प्लेटोनिक नहीं हो सकते कि प्लेटो के आइडियाज को बिल्कुल ही आप बिल्कुल ही ना मानो, उनके अगेंस्ट हो सकते हो, उनके साथ हो सकते हो। ठीक है, ये कहने का मतलब था, तोड़ मरोड़ के ये बातें नहीं गई। Until philosopher are the ruler or ruler learns philosophy, there is no end to the predicament of human life. उनका ये कहना था कि अगर ह्यूमन लाइफ को संवारना है, संभालना है, ये सारी चीजें करनी है, तो जो मेन हेड है ना, जो किंग है, या तो उसे फिलोसफर बनना चाहिए या किसी फिलोसफर को ही किंग बनना चाहिए। इनका ये आइडिया था फिलोसफर किंग का, इसका प्लेटो का। ठीक है, इन्होंने फैमिली वाला सिस्टम और ये सारे, मतलब इनके सोल्यूशन थे काफी रेडिकल थे, जो मतलब सोसाइटी के लिए, आज की सोसाइटी में यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि अबोलिशन फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ऐसे कंसेप्ट्स कोई बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ही इज एन आइडियलिस्ट एंड यूटोपियन थिंकर। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अब क्या है आइडियलिस्ट और मटेरियलिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, ये हम अगर जान लेंगे तो हम इनको समझ पाएंगे। देखो आइडियलिस्ट क्या होता है, नो सेपरेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एथिक्स। इनका ये मानना है कि एथिक्स के साथ ही पॉलिटिक्स चलनी चाहिए, मतलब एक प्रॉपर वैल्यूज होनी चाहिए, मोरल्स होने चाहिए, राइट रॉन्ग, ये सारी चीजें होनी चाहिए, उसके साथ पॉलिटिक्स हो चलना चाहिए। ये हमारा हो गया आइडियलिज्म। ठीक है, आइडिया इज रियल। एग्जाम्पल क्या है, गॉड। जैसे गॉड इज रियल माना जाता है, वैसे आइडिया को रियल माना गया। आइडिया एंड गॉड समवट सिमिलर इसमें बताइए। स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, रियलिस्ट क्या कहती है, पॉलिटिक्स इज पावर। रियलिज्म क्या बिलीव करते हैं, पॉलिटिक्स क्या है, इट्स ऑल अबाउट पावर। ठीक है, और आइडियलिस्ट क्या बोलते हैं कि नहीं, पॉलिटिक्स और एथिक्स शुड गो हैंड इन हैंड। ठीक है, अब क्या है, फादर ऑफ रियलिज्म की अगर बात करेंगे तो हम मैकियावेली को पढ़ेंगे, उनकी थिंकिंग को जानने की कोशिश करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि रियलिस्ट इतना ज्यादा इस तरीके से पॉलिटिक्स को पावर से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, पॉलिटिक्स ही पावर है ऐसा क्यों कह रहे हैं। ठीक है, मटेरियलिस्ट आर बाउंड टू बी रियलिस्ट, और मटेरियलिस्ट कहीं ना कहीं रियलिस्ट ही है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सेपरेशन किया है बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एथिक्स। मटेरियलिस्ट जितने होते हैं वो पॉलिटिक्स और एथिक्स को अलग अलग लेके चलते हैं, कहते हैं कि पॉलिटिक्स में आप एथिक्स नहीं ला सकते। और आइडियलिस्ट क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स एथिक्स के बेसिस पे ही चलना चाहिए। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से मतलब कि अलग है। मटेरियलिस्ट क्या कहते हैं, मैटर इज रियल। वो आइडिया को रियल नहीं कहते, वो किसको कहते हैं, मैटर इज रियल, मतलब कि कोई गॉड जैसी चीज नहीं है। मार्क्स जो है उन्होंने कहा कि आइडियोलॉजी ऑफ फॉल्स कॉन्शियसनेस, लोगों के बीच एक आइडियोलॉजी, मतलब एक फॉल्स कॉन्शियसनेस जनरेट कर दी है। ठीक है, गॉड हैज नॉट मैन मेड, मैन हैज मेड गॉड। उनका मार्क्स का ये कहना था कि भगवान जो है वो, भगवान जो है इंसान को नहीं बनाते, इंसान ने भगवान को बनाया, ऐसा मार्क्स का कहना था। रिलीजन, और उन्होंने एक बात कही थी, रिलीजन जो है ओपियम ऑफ मासेस है, मतलब वर्ल्डली प्लेजर के लिए, मतलब इस तरीके से उन्होंने कहा कि रिलीजन के नाम पे मासेस को इकट्ठा किया जाता है, उनके बीच अपनी पॉलिटिक्स को जमाने के लिए, इसके बहुत सारी चीजें करता है। इस तरीके से उन्होंने देखा था। ठीक है, तो इसी इन्हीं चीजों के बारे में हम प्लेटो को जो पढ़ेंगे तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आइडियलिस्ट को कहा जाता है। प्रेगमेटिस्ट, प्रेगमेटिज्म क्या है, बोथ आइडियलिस्ट एंड रियलिस्ट, जब दोनों के अप्रोच को कंपेयर करके दोनों में बैलेंस बना के चलेंगे तो हमारा क्या हो जाता है, प्रेगमेटिज्म हो जाता है। रीजंस बिहाइंड बैड स्टेट ऑफ गवर्नेंस इन एथेंस। हिस्ट्री में अगर हम जाएंगे तो एथेंस में बैड गवर्नेंस थी, तो प्लेटो ने ये कहा कि देखो द इग्नोरेंस ऑफ रूलिंग क्लास, ऐसा क्यों है, बैड गवर्नेंस क्यों है एथेंस में। ठीक है, उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पे रूलिंग क्लास काफी ज्यादा इग्नोरेंट है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ही नहीं रही है। फैक्ट दैट पब्लिक ऑफिसेज आर नॉट फॉर प्राइवेट एंड्स, करप्शन। उनका ये कहना था कि पब्लिक ऑफिस है अपने प्राइवेट मोटिव को फुलफिल करने के लिए नहीं है, पब्लिक वेलफेयर के लिए है, पब्लिक सर्विस के लिए है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। एक तरफ करप्शन हो रहा है, दूसरी तरफ स्टेट जो है, रूलिंग क्लास है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहा है, इग्नोरेंस है, presence of ignorance, that's why there is a bad state of governance in Athens। ये बात इन्होंने कही कि एथेंस उस टाइम पे एक तरीके से डूब रहा था, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन, वहां का स्टेट बहुत बुरी हालत में पहुंच गई थी, तो उन्होंने इसका ब्लेम किसको दिया, रूलिंग क्लास की इग्नोरेंस को। ठीक है,
जो रूलिंग क्लास इन एथेंस उनका क्या था, रनिंग आफ्टर मनी एंड पावर। उनका जो मतलब वहां पे जो रूलिंग क्लास थी उसका ध्यान सिर्फ पावर और मनी पे था, विच इज लिमिटेड इन नेचर, ठीक है। और जो मनी का पैसा और पावर ही जहां भी जाता है कंफ्लिक्ट करा ही देता है, ठीक है। इसका सोल्यूशन है अनलिमिटेड थिंग्स। अनलिमिटेड थिंग्स कौन सी चीजें हैं, जैसे नॉलेज। नॉलेज आप ये नहीं कह सकते हो कि मतलब इतने लिमिट में नॉलेज होती है, दिस इज अनलिमिटेड, स्कार्स रिसोर्स नहीं है, ठीक। तो नॉलेज हो गया, कैरेक्टर हो गया, ब्यूटी हो गई, ये परमानेंट नेचर की चीजें हैं। स्टेट इन पे फोकस नहीं कर रहा है, वो किस पे फोकस कर रहा है, वो मनी पे और पावर पे फोकस कर रहा है। ये बात किसने कही थी, ये कही थी प्लेटो ने, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो एथेंस की सोसाइटी है वो करप्ट सोसाइटी है और इंटरनली वीक और एक्सटर्नली वल्नरेबल है, मतलब बाहर से अटैक हो जाए तो उनको नहीं संभालने वाला कोई नहीं है, और इंटरनली तो वीक ही है, ठीक है। उनके पास कोई अपनी नॉलेज नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई उनकी वहां पे जो रूलिंग क्लास है उसे अपनी ड्यूटीज का भी कोई आइडिया नहीं है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी कोई आइडिया नहीं। तो ऐसे में स्टेट का जो मतलब काम है वो मतलब स्टेट एक तरीके से बैड स्टेट बन गया, ठीक है, बैड स्टेट ऑफ गवर्नेंस में चला गया। अब क्या है कि हेंस प्लेटो प्रिस्क्रिप्शन इज इंस्टीट्यूशन ऑफ फिलोसफर किंग, और ऐसी सिचुएशन में वो कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन से निकाल सिर्फ कौन सकता है, फिलोसफर किंग। ये फिलोसफर किंग कौन होगा, जिसके लिए नॉलेज, जो एक नॉलेजेबल पर्सन होगा। इन सोक्रेटिस ने जो बात बोली थी, हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि सोक्रेटिस ने क्या कहा था, नॉलेज इज वर्च्यू, ठीक है, विच मींस इग्नोरेंस इज वाइस, यानी फॉल्ट या इविल। जब भी आप इग्नोरेंट हो जाते हो तो आप क्या करते हो, आप गलतियां करते हो, आप चीजों को समझते नहीं हो उस तरीके से, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप नॉलेज जो आपका वर्च्यू है उसको अचीव करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेट में जो है फिलोसफर किंग के जो ये फिलोसफर किंग है ये एक तरीके से वो पर्सन होगा जिसको नॉलेज होगी, ठीक है। तो इन्होंने की बात कही थी। एरिस्टोटल्स आइडियल स्टेट इज प्लेटो सेकंड बेस्ट स्टेट। प्लेटो अपना सेकंड बेस्ट स्टेट बताएंगे, ठीक है। वही आगे चल के एरिस्टोटल के लिए, एरिस्टोटल के गुरु कौन है, प्लेटो। तो इनके इन्फ्लुएंस की वजह से एरिस्टोटल के जो मतलब कि का जो आइडियल स्टेट होगा वो प्लेटो का जो सेकंड बेस्ट स्टेट, पहला तो क्या है जहां पे फिलोसफर किंग क्या हो, रूलर बने, ठीक है, फिलोसफर किंग रूलर, या फिर रूलर ही रूलर ही फिलोसफर किंग हो। इन्फ्लुएंस ऑन प्लेटो, अगर प्लेटो पे बात करें किस किसका इन्फ्लुएंस था, उनके गुरु सोक्रेटिस का तो था ही, ठीक है। नॉलेज की बात, नॉलेज इज फर्स्ट वर्च्यू, और जो फिलोसफर किंग होगा वो नॉलेजेबल पर्सन होगा, ये सारी चीजें थी। पाइथागोरस, पहला इन्फ्लुएंस किसका था, पाइथागोरस का। एंटायर यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल प्रिंसिपल, थ्योरी ऑफ सोल, यहीं से आया है, ठीक है। कि हमारा जो यूनिवर्स है ना वो मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स पे ही बेस्ड है कहीं ना कहीं, ठीक है। कुछ भी कम ज्यादा इस तरीके से चलता है। हेराक्लाइटस, उन्होंने हेराक्लाइटस की एक काफी अच्छी स्टेटमेंट है, चेंज इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वर्ल्ड। इनका ये मानना था कि जो चेंज है ना हर वक्त, हर क्षण, हर मतलब कहते हैं ना हर क्षण, हर मिनट जो भी है, हर वक्त आप समाज में हर जगह कुछ ना कुछ चेंज देख रहे हो, ह्यूमन बॉडी हो, सोसाइटी हो, जो भी हो, पैटर्न हो, सब चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये हेराक्लाइटस कहते थे। परमेनाइट्स ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था सॉरी, along with change continuity और permanence is also characteristic of world। उन्होंने ये कहा कि इनकी सेंटेंस में change is the characteristics of the world, इसके साथ ही उन्होंने और दो वर्ड यूज किए, continuity and permanence। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कंटिन्यूअस एंड परमानेंट नेचर की है, ठीक है। तो इन लोगों की बातों से का इन्फ्लुएंस प्लेटो पे देखने को मिलेगा। प्लेटो की थियरी है, थियरी ऑफ आइडिया। थियरी ऑफ नॉलेज किसने दिया, सोक्रेटिस ने। थियरी ऑफ आइडिया किसने दिया, ये दिया है प्लेटो ने। प्लेटो ने क्या कहा, रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडिया। एक आइडिया है, ठीक है, एक मतलब परफेक्ट चीज है जिसका शैडो हम अभी फॉलो कर रहे हैं, अभी हम उस प्रॉपर आइडिया पे पहुंचे नहीं है, हमारा गोल क्या है उस आइडिया पे पहुंचने का, ठीक है। आइडिया इज इक्वल टू तरीके से गॉड ऑफ मन। तो क्या प्लेटो की जो थियरी ऑफ सोल है उसमें उन्होंने कहा कि परमानेंट फीचर ऑफ आवर पर्सनैलिटी है, सोल जो है ना हमारा परमानेंट फीचर है, हमारी पर्सनैलिटी का एक परमानेंट फीचर है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आते हैं, रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडिया, एक्सप्लेन। तो इसे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो हम डिस्कस करते हैं। देखो मिक्स ऑफ मेटल, सबसे पहले क्या है, देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। फिजिकल मतलब बॉडी, स्पिरिचुअल मतलब हमारे थॉट्स, हमारी वैल्यूज, हमारी इनर सोल किस तरीके से है, ये सारी चीजें हमारी क्या हो जाती है, स्पिरिचुअल, ठीक है। तो सोल जो है हमारी, सोल तीन चीजों पे बेस्ड होती है, रीजन, करेज, एपेटाइट, ठीक है। अब इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और इसी बेसिस पे उन्होंने ह्यूमन को डिवाइड किया है कि किसको क्या काम करना चाहिए, ठीक है। इसी के बेसिस पे जिसमें रीजन ज्यादा हो वो क्या काम करेगा, जिसमें करेज ज्यादा हो वो सोल्जर बन जाए, फिर जिसका एपेटाइट ज्यादा हो वो क्या बन जाए, वो एक तरीके से वर्किंग क्लास बन जाए, ठीक। हाउएवर थ्री सोल्स आर नॉट सिमिलर, मतलब क्या कहा उन्होंने कि सम इंफीरियर कुछ सोल्स होती है और कुछ होती है क्या, सुपीरियर सोल। सुपीरियर सोल क्या करती है, इंफीरियर सोल का अपलिफ्टमेंट करती है, काम वगैरह देना, बाकी का काम, मतलब ये रूलिंग क्लास कौन सी होती है, सुपीरियर सोल, ठीक है। तो उन्होंने इस तरीके से तीन कैटेगरी में पर्सन को बांटा है। तीन कैटेगरी कौन सी, पर्सन ऑफ गोल्ड, पर्सन ऑफ सिल्वर एंड पर्सन ऑफ कॉपर। पर्सन ऑफ गोल्ड कौन होगा, जो जिसके पास रीजन होगा, जिसके पास रीजनिंग होगी, चीजों को समझेगा, समझदारी एक तरीके से होगी, रीजनिंग अप्लाई करेगा चीजों को, ठीक है। तो बुद्धिमत्ता जिसकी ज्यादा होगी एक तरीके से। फिर क्या है, पर्सन ऑफ सिल्वर कौन होगा, वो होगा जिसके पास करेज होगा, जैसे हमारे सोल्जर हो गए, इनके पास लड़ सकते हैं, इनके पास करेज है, ठीक है। तो उनमें ये चीज ज्यादा है। पर्सन ऑफ कॉपर कौन होगा, जिसका एपेटाइट ज्यादा हो, जिसको बस ये है खाना सोना है ऐसा मिल जाए, ये रहे, ठीक है। अब क्या है, फंक्शन ऑफ सोल क्या है, हमारी जो ये आत्मा है इसके काम क्या है, तो गाइड अस, हमें क्या करते हैं, गाइड करने का काम होता है, क्या सही है क्या गलत है ये हमारी आत्मा डिसाइड करती है, हमारी अंतरात्मा बताती है कि हाँ जो हम कर रहे हैं वो सही है या हम जो कर रहे हैं वो गलत है, ये सारी चीजें, ठीक है। सोफिस्ट, फर्स्ट पॉलिटिकल एजुकेशनिस्ट, ठीक है। सोफिस्ट और सोक्रेटिस जो फॉलोअर्स थे दोनों बिल्कुल अलग है, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। प्लेटो एलिगरी ऑफ केव के बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं, ये मैं बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करा लूंगी। प्लेटोज एलिगरी ऑफ केव में ये एक स्टोरी उन्होंने बताई कि एक इंसान है जो मतलब कि
तीन लोग हैं, दो तीन लोग हैं जो कि वॉल की तरफ खड़े हैं फेस करके। इमेजिन करो कि एक कमरा है, एक गुफा है, उसमें वॉल की तरफ तीन लोग फेस करके खड़े हैं और पीछे आग जल रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, उन सब लोगों के हाथ बंधे हुए हैं और वो बस वॉल की तरफ देख रहे हैं, वो शेडो देख रहे हैं वॉल में, ठीक है। उनमें से एक इंसान है जिसने क्या किया, वो पलट के उसमें देखा और देखते ही उसने ये देखा कि जो शेडो आ रही है वो वैसे नहीं है जैसे हमें वहां दिखाई दे रही थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये स्टोरी इस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन की। देखो क्या हुआ है कि एक इवेंट है ऑफ आउटसाइड रियल वर्ल्ड, दे सी द शैडो थ्रू द फायर, फायर के थ्रू आप शैडो को देख रहे हो, ओरिजिनल जो फायर है उसके थ्रू आप शैडो देख रहे हो वहां पे एक दीवार पे, ठीक है। दे डोंट इवन नो द आउटसाइड रियल वर्ल्ड एक्सिस्ट, उन्हें पता नहीं कि बाहर की दुनिया थोड़ी अलग है, बाहर कुछ और ही है, जो वो देख रहे हैं दीवार पे वो रियलिटी नहीं है। दे जस्ट नो व्हाट शैडो शो, उस शैडो में जो दिखाई दे रहा है उसी को वो क्या मान रही है, सच मान रही है, ठीक है। तो वो उनका एक बिलीफ हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, मैन सिटिंग विद टाइड हैंड, ठीक है, डिनोट्स इग्नोरेंस, जिनके हाथ बंधे हुए हैं वो लोग कौन है, वो लोग हैं जो इग्नोरेंस से बंधे हुए हैं। जस्ट फोकस ऑन शैडो ऑफ वॉल, वो ज्यादा दिमाग की रीजनिंग नहीं लगा रहे, वो देख जानने की कोशिश नहीं कर रहे, उनको ये लग रहा है कि जो उनके शैडो पे दिखाई दे रहा है वही सच है, ठीक है। बर्न फायर क्या है, इन द बैक ड्यू टू दिस दे सॉ ओनली शैडो, और वो फायर जो जल रही है उस अंधेरे में, वो जो आग जल रही है उसकी वजह से उनको शैडो नजर आती है, ठीक है। ठीक, और उसे देख के वो ये सोचते हैं कि यही सच है, इग्नोरेंस की वजह से उन्हें वो चीज सच नजर आ रही है जो कि एक्चुअल में सच नहीं है, ठीक है। इफ बाय चांस चेन ऑफ वन पर्सन गेट ब्रोकन, मान लो कि वो जो उधर दीवार की तरफ मुंह करके इंसान खड़े हैं उनमें से किसी के हाथ की जो चेन बंधी हुई है वो टूट जाती है और वो केव से बाहर निकलते हैं, रियल वर्ल्ड में आते हैं, मतलब कि उन्होंने नॉलेज एक्वायर कर ली, ठीक है। उनके हाथ खुल गए, मतलब बेड़ियां खुल गई, इग्नोरेंस उन्होंने छोड़ा और बेड़ियां उनकी खुल गई। ओके, एट फर्स्ट पेनफुल, स्टार्टिंग में कुछ रियलिटी हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम एक्सेप्ट करने को राजी नहीं होते, इनर सेल्फ हमें बोलती है कि ऐसा भी है, लेकिन हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि हम इग्नोरेंट होते हैं, हम बंधे होते हैं बेड़ियों से, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि वो जो बाहर रियल वर्ल्ड में आता है, एट फर्स्ट पेनफुल बट नेक्स्ट रियलाइज द रियलिटी। पहले जैसे मान लो कि अंधेरे अंधेरे कमरे में हो और फिर एकदम से उजाले में जाते हो तो आंखों में दर्द होता है, स्टार्टिंग में आपको वो कंडीशन पेनफुल लगेगी, लेकिन वो रियलिटी है। फिर क्या है, इट इज मोर ब्यूटीफुल देन द वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन, और ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने दुनिया देखी, जो आप सिर्फ शैडो देख रहे थे, उससे भी ज्यादा खूबसूरत कुछ परफेक्ट बाहर दुनिया में था जो आपने उस टाइम पे नहीं देखा अपनी इग्नोरेंस की वजह से। तो ये चीजें यहाँ पे स्टोरी के थ्रू उन्होंने समझाई। सनलाइट को यहाँ पे सिंबल ऑफ रियल नॉलेज कहा गया है। जब इंसान उस केव से बाहर जाएगा ना, मतलब मान लो कि जिस केव में बंधा हुआ था, जब उसकी बेड़ियां खुली, उसने आग देखा और उसे ऊपर से कहीं से रोशनी आती हुई नजर आई, वो केव से बाहर भागता हुआ गया, उसने रियल लाइफ देखी, यानी उसे रियल नॉलेज मिली, ठीक है। सच पर्सन गो बेस्ट एंड टेल अदर, अब वो इंसान क्या करेगा, बाहर की दुनिया देख के आगे बहुत सुंदर है, ये लोग तो गलत समझ रहे हैं, इन लोगों को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, वो समझाने के पर्पज से लोगों के पास जाएगा, ठीक है। और फिर प्रिजनर्स क्या करेंगे, उसका मजाक बनाएंगे। यही होता है रियल वर्ल्ड में भी कि जब भी कोई चेंज आ रहा होता है ना सोसाइटी में, तो सोसाइटी आपके हंसने लग जाती है या मजाक बनाने लग जाती है, ठीक है। आपको उस चीज के लिए नॉलेज हो गई, लेकिन आप वो नॉलेज कैसे कन्वे करोगे, कैसे लोगों को बिलीव करवाओगे, ये मतलब टास्क होगा अपने आप में, ठीक है। अदर पर्सन जो बिजनेस है, उन्हें अभी वही रियलिटी लग रही है, वही शैडो आज भी उन्हें रियलिटी जैसे दिखाई दे रहा है, और एक्सट्रीमली रिलेक्टेंट टू लीव देयर बैंडेज, और वो इतने ज्यादा अपने उस रूट से जुड़े हुए कि उसे छोड़ना ही नहीं चाहते, और वो सनलाइट में यानी रोशनी में जाना ही नहीं चाहते। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मतलब कि सोसाइटी में जिससे हम आज भी बहुत अलग लेवल पे जुड़े हुए हैं, हम उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। आज भी हमारी मेंटालिटी कुछ कुछ जगहों पे आज भी हम ऑर्थोडॉक्स हैं, हम उन चीजों को छोड़ने के लिए ही तैयार नहीं है, ठीक है। तो ये इसी चीज की बात करें कि जब भी कोई चेंज आता है सोसाइटी में, तो स्टार्टिंग में जो इंसान वो चेंज लाने की कोशिश करता है उसके लिए बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि बाकी लोग उसका हो सकते हैं उससे अग्री ना करें, उसका मजाक उड़ाएं या फिर उसको क्रिटिसाइज करें, ये सारी चीजों से फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये इनका था एलिगरी ऑफ केव की स्टोरी थी, ठीक है। इस स्टोरी से इन्होंने क्या कहा, दिस शोज दैट पीपल प्रेफर टू लिव इन डेन ऑफ इग्नोरेंस डेवलप अ कंफर्ट जोन। टाइम के साथ लोग किसी चीज को अपना कंफर्ट जोन बना लेते हैं और उसी में रहना, उसी इग्नोरेंस में रहने को ही वो प्रेफर करते हैं, उससे बाहर कभी जाना नहीं चाहते। अपने लिए कुछ ऐसे रूल्स बना लेते हैं जिसके बियॉन्ड भी लाइफ है, लेकिन वो उसको देखने की कोशिश ही नहीं करते हैं, वो इतने इग्नोरेंट हो जाते हैं क्योंकि उनको उसी में कंफर्ट नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये है द पर्सन विल पुश अदर पर्सन टू द सनलाइट प्ले द रोल ऑफ टीचर। और ये जो पर्सन है जो किसी पर्सन को, जो कि जिनके हाथ वाथ बंधे हुए हैं, उनको सनलाइट में ले जाने की कोशिश कर रहा है, वही क्या होता है, वही टीचर होता है, या दैट प्लेज द रोल ऑफ टीचर। यही क्या करते हैं, टीचर का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो किसी भी समाज के लिए इसीलिए टीचर को कहा भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीजें समझ आ रही है, एलिगरी ऑफ केव समझ गए। इसमें क्या स्टोरी में ये बताना चाहते थे कि ह्यूमन जो है वो इग्नोरेंट रहता है, रियलिटी को फेस करने से पहले घबराता है, फिर उस मतलब कि स्टार्टिंग में रियलिटी को जब वो एक्सेप्ट करने वाला होता है तब काफी पेनफुल प्रोसेस होती है, धीरे धीरे वो रियलिटी को एक्सेप्ट करने लग जाता है और इसके साथ वो रियल नॉलेज को ऑक्यूपाई कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, फिर वो नॉलेज वो दूसरों में बांटने की कोशिश करता है, और जब ये काम वो दूसरे में वो नॉलेज बांटने की कोशिश करता है तब वो एक टीचर का रोल प्ले करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे थियरी ऑफ जस्टिस। हमने बात कर ली किसकी, अभी हमने थियरी ऑफ आइडिया की बात की, अब हम बात करेंगे इसकी थियरी ऑफ जस्टिस की। जस्टिस क्या है, रॉल्स ने कहा है जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल सिस्टम। किसी भी सोशल सिस्टम का फर्स्ट वर्च्यू क्या है, ये जस्टिस है, ठीक है। जस्ट लाइक ट्रूथ इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ एनी सिस्टम ऑफ थॉट। आप कोई भी थॉट कुछ भी इनकलकेट करते हो, कुछ भी कोई भी थॉट प्रोसेस अपना शुरू करते हो, तो आपका मोटो क्या होता है, आपको ट्रूथ तक पहुंचना होता है। लोग ओवर थिंक करते हैं, ओवर थिंकर्स तो बहुत अच्छे से जान पाएंगे कि आपको ट्रूथ तक पहुंचने के लिए आप सारे एस्पेक्ट ढूंढने लगते हो, सब कुछ जानने की कोशिश करने लग जाते हो, मतलब आप ईच एंड एवरी डिटेल मतलब एनालिसिस करते हो, ठीक।
तो लाइक वाइज अगर आप सोशल सिस्टम की बात करोगे तो इसका फर्स्ट वर्च्यू है सोशल सिस्टम का, वो है जस्टिस, लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना। जैसे रिजर्वेशन, सोशल जस्टिस वर्सेस एफिशिएंसी एंड मेरिट, इनमें जस्टिस लाने की बात की जाएगी, इनका कंपैरिजन किया जाएगा, बहुत सारी चीजें इसमें देखेंगे। ठीक है, सोसाइटी है, सोसाइटी टुगेदर, जब सोसाइटी मिलकर चलती है तो पीस हार्मनी लाती है, जस्ट नेसेसिटी। ठीक है, इसके बारे में अगर हम बोलें तो जब भी कोई सोसाइटी है वो एक साथ मिलेगी, उसमें हार्मनी बनी रहेगी, तो वो क्या है, अपनी नेसेसिटी को फुलफिल कर पाएंगे, एक जस्टिस मतलब कि जस्ट सोसाइटी बना पाएंगे। ठीक है, जस्टिस क्या है, राइट कंडक्ट है, राइटलेसनेस की बात करता है। जस्टिस का काम क्या होता है, क्या सही है वो करना। ठीक है, तो जस्टिस इज इक्वल टू राइट कंडक्ट विच इज इक्वल टू राइटलेसनेस। ठीक है, जस्टिस क्या है, नॉट इन नेचर बट मेड अप ऑफ सस्टेन सोसाइटी। ठीक है, मेड अप टू सस्टेन सोसाइटी, नॉट इन नेचर, नेचर में जस्टिस नहीं है। ठीक है, लेकिन सोसाइटी में सस्टेन करने के लिए जस्टिस को लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर क्या होगा, लोगों के अंदर एक तरीके से बदले की भावना रहेगी। अगर जस्टिस नहीं होगा, मान लो कि किसी के साथ गलत हुआ, उसके साथ जस्टिस नहीं हुआ, बाद में उसको न्याय नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर ये चीज एक तरीके से इस एगनी की वजह से वो ऐसा फील, बदले की भावना, रिवेंज वाली चीजें उसके अंदर रहेंगी। तो आप ऐसी सोसाइटी में हार्मनी और पीस एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। ठीक है, जस्टिस कंसिडर्ड एज अ प्री कंडीशन ऑफ हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस। अगर आपको हार्मनी के साथ हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस चाहिए तो जस्टिस इंश्योर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, प्लेटो ट्रीट्स द कंसेप्ट इन ब्रॉड सेंस डिनोटिंग द राइट कंडक्ट। जगह जगह प्लेटो इस चीज की बात करेंगे कि राइट कंडक्ट होना चाहिए। ठीक है, थियरी ऑफ जस्टिस में बार बार राइट कंडक्ट की बात करेंगे। इंडियन कंटेक्स्ट में भी अगर हम देखें तो हमारे पास धर्म की फिलॉसफी है। धर्म का मतलब होता है इफ नो धर्म अनार्की। धर्म का मतलब होता है, ये वर्ड निकला है धर्म से। ठीक है, इसका मतलब ऋग वेदा में धर्म इज दैट व्हिच होल्ड्स लाइफ ऑन अर्थ। धर्म की वजह से ही धरती चल रही है, धरा चल रही है। ठीक है, बेस्ड ऑन द वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे वन सिस्टम को बनाया गया ऋग वेदा में। ठीक है, पॉलिटिकल फिलॉसफी, जस्टिस, पॉलिटिकल साइंस, स्टेट, इसको कैसे समझेंगे आप, देखिए पॉलिटिकल फिलॉसफी में जस्टिस की बात की जाती है, पॉलिटिकल साइंस में स्टेट किस तरीके से जस्टिस प्रोवाइड करेगा, क्या स्टेट के रोल है, ये सारी चीजें बात करते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया प्लेटो का थियरी ऑफ जस्टिस के बारे में हमने बात की कि उन्होंने क्या कहा है, जस्टिस क्या है, फर्स्ट वर्च्यू, मतलब रोल से बात कही है। इसी तरीके से उन्होंने सपोर्ट में बोला है कि अगर आप जस्टिस नहीं होगा, राइट कंडक्ट नहीं होगा, राइटलेसनेस नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, हार्मनी पॉसिबल नहीं है। ये सारी बातें इन्होंने कही कि राइट कंडक्ट से ही आप हार्मनी ला सकते हो सोसाइटी में। ठीक है, अब प्लेटो ने जो बुक लिखी थी द रिपब्लिक, जिसमें उन्होंने जस्टिस की बात की थी। ठीक है, कैरेक्टर्स इन प्लेटोज रिपब्लिक, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं उसमें, सिफालिस जो है, उन्होंने ही इज एन ओल्ड मैन सिंबलाइजिंग ट्रेडिशन कंसेप्शन ऑफ जस्टिस। ठीक है, ही इज एन ओल्ड मैन, अगर उनकी बुक आप रीड करोगे तो उसमें आपको सिफालिस के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ही इज एन ओल्ड मैन जो भी ट्रेडिशंस को सिंबलाइज करते हैं जस्टिस के, जैसे डूइंग वंस ड्यूटी, जब आप अपनी ड्यूटी फुलफिल करते हो, अपने पेइंग वंस ड्यूज, अपने ड्यूज पे करते हो, अपनी ड्यूटीज फुलफिल करते हो, तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, आप मतलब कि आप जस्ट वर्क कर रहे हो। ठीक है, अनजस्ट क्या होता है, एपेटाइट डोमिनेट्स रीजनिंग। जब आपका जो रीजनिंग है, रीजन है, बीइंग अ रीजन मैन, आप फिर भी क्या करते हो, अपने एपेटाइट आपके अंदर डोमिनेट कर रहा है। आपको क्या है कि आपको बस इस चीज की पड़ी है कि मैं मतलब कि आराम करूं, खाऊं, ये सारी चीजें आपको पड़ी है, आप रीजनिंग में अप्लाई करो, कहीं आप रीजन मैन की तरह बिहेव नहीं कर रहे। प्लेटो रिस्पॉन्स टू सिफालिस क्या है, प्लेटो एक्सेप्टेड फर्स्ट आइडिया ऑफ जस्टिस यानी ड्यूटी, बट आस्क्ड सिफालिस टू इलैबोरेट द सेकंड मीनिंग ऑफ जस्टिस, ड्यूज, फर्दर। उन्होंने कहा कि देखो ये बात तो मुझे समझ आ रही है कि डूइंग वंस ड्यूटी, ठीक है, ये जस्ट वर्क है, लेकिन पेइंग वंस ड्यूज, इसका क्या मतलब है। तो इसमें पॉलीमार्कस जो है, मार्कस है, पॉलीमार्कस जो सन ऑफ सिफालिस है, उनसे प्लेटो ने क्या कहा, वेदर इट इज वाइज टू रिटर्न वेपन टू द पर्सन हु हैज टर्न बैड। क्या ये सही है कि आप जो इंसान पागल हो चुका है उसके हाथ में उसकी गन पहुंचा दे, उसके वेपन्स दे दे। पॉलीमार्कस ने इस पे कहा कि पेइंग ड्यूज इंप्लाई गिविंग ट्रीटमेंट व्हिच वन डिजर्व, जो जैसी ट्रीटमेंट डिजर्व करता है उसको वैसी ट्रीटमेंट देना, ये होता है पेइंग ड्यू। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बी गुड टू योर फ्रेंड एंड हार्म योर एनिमी, मतलब कि आपको अपने दोस्त के साथ अच्छे से रहना है और क्या करना है, आप जो एनिमी है उसको हार्म पहुंचाना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पे वंस ड्यूज हो गया। ड्यूज का मतलब यहाँ पे ये था। तो प्लेटो ने रिस्पॉन्स किया, जस्टिस कैन नॉट इन्वॉल्व द आइडिया ऑफ हार्मिंग समवन। प्लेटो ने यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हुए क्या कहा कि देखो अभी आपने जो बात कही कि जो 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 इंसान जैसी ट्रीटमेंट डिजर्व करता है उसे वैसी ट्रीटमेंट देना। ठीक है, और आपने एक तरफ कहा कि जो आपका फ्रेंड है उसके साथ अच्छे से पेश आओ और आपका जो एनिमी है उसको हार्म करो। तो जस्टिस तो कभी किसी को हार्म करने की बात नहीं करेगा, ऐसा प्लेटो ने फिर प्लेटो आर्ग्यू या रिस्पॉन्ड कि ये बात है भाई, जस्टिस तो कभी ऐसा नहीं करेगा। आइडिया ऑफ जस्टिस इज लिंक्ड टू सेटिस्फैक्शन ऑफ सोल। आइडिया जो जस्टिस का आइडिया है वो क्या है, किससे लिंक्ड है, सेटिस्फैक्शन ऑफ सोल। क्या आपकी सोल सेटिस्फाइड है आपके एक्शन से। ठीक है, आवर सोल इज नेवर पीसफुल व्हेन वी हार्म समवन। हम किसी को भी कभी नुकसान पहुंचा के चैन से नहीं दे सकते। ठीक है, हम किसी को भी हार्म करके या फिर किसी का मतलब किसी को डिस्ट्रॉय करके हम खुश नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये बात प्लेटो ने कही अपने इसमें थियरी ऑफ जस्टिस में। According to him, there is a possibility of wrong application because it is not easy to identify who is our enemy and who is our friend. We may end up harming our two friend. उन्होंने क्या कहा कि ये भी तो पॉसिबल है ना कि हम एक तरीके से पॉसिबिलिटी है कि हम आइडेंटिफाई ही ना कर पाए कि हमारा कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, और कभी ऐसा हुआ कि हमने अपने एनिमी को खत्म ही कर दिया और हमें बाद में पता चला कि एक्चुअली में वो एनिमी था ही नहीं, वो तो हमारा ट्रू फ्रेंड था। तो फिर क्या होगा, क्या हम लाइफ वापस ला सकते हैं। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन उन्होंने पूछे।
ठीक है। फिर थ्रासिमाचस ने क्या कहा, रेडिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात की। ये एक सोफिस्ट थे, इन्होंने कहा जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग, माइट इज राइट के कंसेप्ट में ये बिलीव करते थे। इनका ये कहना था कि जस्टिस, आज के टाइम में भी आप ज्यादातर जगहों पे ये चीज देखेंगे, जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रॉन्ग है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे सोफिस्ट क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेड द राइवल ट्रेडिशन ऑफ सोक्रेटिस। सोक्रेटिस के जो ट्रेडिशन है, मैन इज प्रायर टू सोसाइटी, एक तरफ क्या सोक्रेटिस के क्या था, सोसाइटी इज प्रायर टू मैन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सोफिस्ट क्या कहते थे कि मैन इज प्रायर टू सोसाइटी, पावर इज द मीन्स फॉर गुड लाइफ। सोफिस्ट का ये मानना था कि पावर ही है सब कुछ, अगर आपको अच्छी लाइफ चाहिए तो आपके पास पावर होनी चाहिए। इट इज नॉट नेसेसरी टू ऑबे ऑल द रूल्स, जिसके पास पावर है उसको कोई जरूरत नहीं है सारे रूल्स फॉलो करने की, ठीक है। तो इस पे प्लेटो का रिस्पॉन्स क्या था, काउंटर आर्ग्यूमेंट करते हुए, नॉट स्ट्रॉन्ग रीजन थ्रासिमाचस टेल्स व्हाट इज, ये उन्होंने रियलिज्म के करीब जाते हुए कहा कि क्या है। प्लेटो ने क्या कहा, क्या होना चाहिए, ठीक है। दोनों ने, एक ने कहा क्या है, दूसरे ने कहा क्या होना चाहिए। प्लेटो सेड इफ यू फॉलो माइंड इज राइट कांट बी पीस एंड हार्मनी इन द सोसाइटी, अगर हमें पीस और हार्मनी सोसाइटी में लाना है तो माइंड इज राइट के कंसेप्ट से दूर होना पड़ेगा। हम किसी को हार्म नहीं पहुंचा सकते, और हम जस्टिस अगर इंश्योर करना चाहते हैं तो हमें जो ये पावर है और ये सारी चीजें, इनसे ऊपर उठना पड़ेगा, ठीक है। पावर इज द मीन्स फॉर गुड लाइफ, इस वाले कंसेप्ट से बाहर निकलना पड़ेगा। हम किसी का मर्डर करके पीस के साथ नहीं रह सकते, किसी सोसाइटी में कंटिन्यूस इधर उधर मर्डर हो रहे हैं, वहां पे हार्मनी नहीं स्टैब्लिश कर सकते, ठीक है। द वैल्यूज गवर्निंग सोशल लाइफ हैव टू बी बेस्ड ऑन रीजन, जितने भी वैल्यूज हैं गवर्निंग सोशल लाइफ, हमारी सोशल लाइफ को गवर्न जो करते हैं वो रीजन पे बेस्ड होने चाहिए, मोर इंपॉर्टेंट फॉर गुड लाइफ। अगर हमें अच्छी लाइफ चाहिए तो हमें पावर पे नहीं फोकस करना चाहिए, हमें वैल्यूज पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। और ताकि लोग क्या करेंगे, लॉज को फॉलो करेंगे। जब लोगों के अंदर ही ये मतलब कि सोशल लाइफ में वैल्यूज के बारे में होंगी कि हाँ भाई मोरल वैल्यूज होंगी, मॉरलिटी होगी, एथिक्स प्रिंसिपल्स होंगे, इन पे कोई इंसान जब चलेगा तो वो लॉज को फॉलो करेगा, और इस तरीके से हम पूरी सोसाइटी की गुड लाइफ को इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। इन नेचर वी आर गाइडेड बाय इंस्टिंक्ट, पैशन एंड एपेटाइट, इन सोसाइटी वी ऑट टू गाइडेड बाय रीजन। नेचर, अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर में हम किससे गाइड करते हैं, अपनी इंस्टिंक्ट से करते हैं, अपनी पैशन से करते हैं, अपनी एपेटाइट से, हमारी क्या नीड्स है उससे करते हैं। लेकिन अगर हम सोसाइटी की बात करेंगे तो सोसाइटी में हम रीजन से मतलब कि गाइड होंगे, हमारी जो रीजनिंग होगी वो हमें गाइड करेगी, ठीक है। और इन्होंने एक बात कही कि मैन जो है वो सोशल एनिमल है, आइसोलेशन में मैन नहीं रह सकता ज्यादा टाइम तक। मैन क्या है, सोशल एनिमल है, वो इंटरेक्ट करेगा लोगों से, ठीक है। ग्लाइटन ने क्या कहा था, ग्लाइटन ने कहा कॉन्ट्रेक्चुअल थ्योरी के बारे में बोला, काफी प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाई उन्होंने। जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ वीक, सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग है, जस्टिस इंटरेस्ट ऑफ वीक है, मतलब कि वीक को, मतलब वीक जो है वो सारे मिलेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे टू डिफेंड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग। एक स्ट्रॉन्ग मतलब एक इंसान है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके अगेंस्ट में खड़े होने के लिए कई सारे वीक मैन मिलके, वीक पर्सन मिलके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि हम सब मिलकर इस पर अटैक करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि कॉन्ट्रेक्चुअल थ्योरी है, ठीक है, जस्टिस। नाउ पावरफुल अग्रीड दे वुड नॉट हार्म द वीक, क्योंकि अब क्या होगा, पावरफुल को क्या लगेगा कि भाई ये इतने सारे लोग मिल गए हैं, अब तो ये एक हो गए, तो अब ये क्या करेगा, पावरफुल जो है वो इनको हार्म नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। वीक अग्रीड, और ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, ध्यान से देखो, एक तरफ स्ट्रॉन्ग पर्सन है, एक तरफ 5 वीक पर्सन है, इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, ठीक है। वीक पावरफुल अग्री कर गया कि हम इनको, हम इन 5 को मैं कोई हार्म नहीं करूंगा। दूसरी तरफ जो वीक है वो वीक अग्री नॉट टू क्रिटिसाइज द पावरफुल, वो इनको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, इन रिटर्न टू प्रोटेक्शन देंगे, और ये कहेंगे कि ये इनको क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। इट मींस इधर क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या होगा, स्टेट को मान लो, और इधर क्या है, सिटीजन है, सिटीजन और स्टेट के बीच कॉन्ट्रैक्ट होगा। स्टेट ने सिटीजन को देखा और कहा कि भाई इनको देख के ये लग रहा है कि भाई ये पावरफुल हो गए हैं, इसलिए हम इन पे क्या करते हैं, हम इनको कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे। अब ये क्या करें, स्टेट को देख रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि अब हम इनको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, और इनको क्या करेंगे, एज अ प्रोटेक्टर यूज करेंगे, अब ये हमें प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें चलती हैं। प्लेटो ने इसका रिस्पॉन्स क्या दिया, प्लेटो का ये कहना था, प्लेटो ने 2 ऑब्जेक्शंस उठाए। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट स्टेट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल, आर्टिफिशियल एंड मैनमेड, ठीक है। पहली चीज तो ये। दूसरी, रॉन्ग टू थिंक दैट ओनली वीक रिक्वायर्स स्टेट। उन्होंने कहा कि पहली चीज तो ये कि आप जो बात बोल रहे हो कि स्टेट जो है कॉन्ट्रैक्चुअल या आर्टिफिशियल या मैनमेड है, ये ऐसा नहीं है, ये हो सकता है पहले से एग्जिस्ट करता हो। दूसरी चीज, ये गलत हो, ये कहना गलत होगा कि जो वीक है उन्हीं को स्टेट की जरूरत है। स्टेट की जरूरत स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों को है, ठीक है। तो 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस यहाँ से कौन से भर के है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, प्रॉपर स्टेशनिंग, मतलब लीड एक्सीलेंस। क्या 2 प्रिंसिपल है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन और नॉन इंटरफेरेंस। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन मतलब प्रॉपर स्पेशलाइजेशन, मतलब कि जो पर्सन जिस चीज में एक्सीलेंट है उसको उसी काम में लगाया जाए। उन्होंने 3 पर्सन स्टार्टिंग में डिवाइड किए थे, पर्सन ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, ठीक है। तो जो जिसके लायक है उसको वही काम दिया जाए, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। दूसरा, फिर ये जस्टिस इंश्योर कर पाएंगे। और दूसरा क्या, नॉन इंटरफेरेंस इन द टास्क ऑफ अदर, मतलब कि जो पर्सन ऑफ रीजन है वो जो पर्सन ऑफ एपेटाइट है उसके काम में ना जाए, पर्सन ऑफ एपेटाइट पर्सन ऑफ रीजन के काम में ना जाए। इस तरीके से एक हार्मनी बना पाएंगे। तो 2 प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस अगर बात करेंगे, किसकी, प्लेटो की बात करेंगे, तो 2 चीजों को उन्होंने फोकस किया, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन और नॉन इंटरफेरेंस। क्लियर।
अब कैन जस्टिफाई वर्ना सिस्टम बट नॉट कास्ट सिस्टम। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं वर्ण सिस्टम को सपोर्ट करता हूँ, कास्ट सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता। वर्ण सिस्टम का बेसिस यही था कि जैसे कुम्हार का बेटा कुम्हार, क्या मतलब है कि उसके बाप को जब मतलब उसके फादर को जब कुम्हार वाला काम करना, पॉट वगैरह पॉटरी वगैरह बनाना आता है, तो वो अपने बच्चे को वो चीज पास करेगा, वो बच्चा और ज्यादा एनहांस करेगा उसमें। तो इस तरीके से वर्ना सिस्टम आया जिसको गांधी सपोर्ट करते थे, वो कास्ट सिस्टम को नहीं सपोर्ट करते थे। ठीक है, वन सिस्टम क्या था, जस्ट आइडिया था। ठीक है, कास्ट क्या था, सिंबल हो गया था। ठीक है, अब क्या है, क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जस्टिस। क्वालिटी क्या क्या होगी, जस्टिस से क्या आ जाएगी, हार्मनी आ जाएगी। जस्टिस रिजल्ट्स इनटू हार्मनी। ठीक है, एक राइट फीलिंग ऑफ राइटियसनेस होगा वहां पे। सुप्रीम वर्च्यू, जस्टिस इज द सुप्रीम वर्च्यू, ये मैं क्रक्स बता रही हूँ। ठीक है, जस्टिस जब आप अपनी ड्यूटी करेंगे, आपकी सोल की जो क्वालिटी है उसके हिसाब से आप काम करेंगे, सुप्रीम वर्च्यू होगा जस्टिस, राइटियसनेस होगा, ये सब किस लेके किधर की तरफ हम जाएगा, हार्मनी की तरफ। ठीक है, बीइंग जस्ट, जस्ट का मतलब क्या होता है, परफॉर्मिंग नेचुरली सूटेड। नेचर ने आपको किसी ना किसी चीज के लिए बनाया है, हर इंसान में कुछ ना कुछ गुण तो होता ही है। ठीक है, तो आप उसी काम को जब करते हो तो उसमें आप एक्सेल कर जाते हो। ठीक है, तो बीइंग जस्ट मींस परफॉर्मिंग नेचुरली सूटेड टास्क एंड नॉन इंटरफेरेंस, और उसमें बाहरी कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, व्हाइल ऑल क्लासेस विल एक्सेप्ट द अबव थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब ये बात हुई कि भाई इनका जो थ्योरी ऑफ जस्टिस था उसको सब एक्सेप्ट क्यों करेंगे, तो प्लेटो ने, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, स्टेट इज इंटरडिपेंडेंट। प्लेटो ने इसका जवाब दिया कि देखो, इसको ये जो वाई ऑल क्लास विल एक्सेप्ट, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस को कोई क्यों एक्सेप्ट करेगा, ये सारे क्वेश्चन। तो ये कहा गया कि स्टेट जो है वो इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, तो नो वन इज सेल्फ सफिशिएंट, कोई भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। मैन ऑफ रीजन विल डिपेंडेंट ऑन अदर्स एंड वाइस वर्सा। जैसे मैन ऑफ एपेटाइट है वो डिपेंडेंट है किसपे, मैन ऑफ रीजन पे। ठीक है, या फिर मैन ऑफ सिल्वर पे। सिल्वर क्या करेगा, सोल्जर क्या करेगा, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। मैन ऑफ रीजन क्या करेगा, मैकेनिज्म बताएगा, चीजें सेट करेगा, मतलब एक तरीके से इनफैक्ट तरीके से प्रोवाइड करेगा। और जो मैन ऑफ कॉपर है, वो मैन ऑफ कॉपर क्या करेगा, तो हाँ, तो ये चीज थी कि मैन ऑफ रीजन विल डिपेंडेंट ऑन अदर्स। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, सबके पास वर्क डिवाइड किया गया और सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसलिए उन्हें इस थ्योरी को फॉलो करना पड़ेगा। स्टेट इज बिगर वर्जन ऑफ इंडिविजुअल। स्टेट क्या है, इंडिविजुअल का ही बड़ा वर्जन है। ठीक है, स्टेट इज इंडिविजुअल रिट एट लार्ज। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे क्या है, एक तरीके से स्टेट, यहाँ पे आप देखेंगे स्टेट और इंडिविजुअल की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे स्टेट और इंडिविजुअल, स्टेट ये बड़ी एंटिटी है और इसके अंदर क्या है, हमारा इंडिविजुअल है। हाउ टू लिव विद एथिक्स, हाउ टू रन अ स्टेट पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें हमारी इसमें थ्योरी ऑफ जस्टिस में आएंगी। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स टेकन फ्रॉम द एथिक्स। एक तरीके से ये कहा है कि जो भी पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स होंगे वो एथिक्स के बेसिस पे होनी चाहिए। ठीक है, कैसे स्टेट को चलाना है। ठीक है, एथिक्स के साथ कैसे रहे। एथिक्स क्या है, मतलब राइट और रॉन्ग के बीच का डिफरेंस। ठीक है, जो राइट है बस वो करते जाओ। ठीक है, अब हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ एजुकेशन की, ये हम बात करेंगे दूसरी वीडियो में, काफी लंबी वीडियो हो रही है।